प्यारे बच्चों, आज हम रीढ़ की हड्डी पाठ को करने जा रहे हैं। बेटा ध्यान से सुने। रीढ़ की हड्डी एक एकांकी है बेटा। इसमें किसी एक व्यक्ति के अंग का ही वर्णन किया गया है, उसकी एक छोटी सी घटना का ही वर्णन किया गया, इसलिए क्या है, एकांकी। इस एकांकी में लेखक ने, जगदीश चंद्र माथुर जो कवि ने लेखक ने इस पाठ में लेखक ने जो एकांकी है, इसके अंदर नारी के सम्मानजनक जो समस्या है उसका वर्णन किया है, उसको उजागर किया है कि वो नारी को एक दबूपन बनाकर कैसे रखा जाता है, उसकी इच्छाओं को कैसे दबा दिया जाता है। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक ने उजागर किया है। अब इसमें प्रमुख पात्र राम स्वरूप है, जो लड़की का पिता है, प्रेमा लड़की की माँ, उमा लड़की है, और गोपाल प्रसाद लड़के का पिता है, जो उमा की शादी के लिए आ रहा है। शंकर गोपाल प्रसाद का बेटा, रतन यहाँ पर नौकर है। अब इस पाठ में लेखक ने क्या कहा कि लेखक ने जब उमा को देखने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पर राम स्वरूप का नौकर और प्रेमा तीनों मिलकर घर को सजा रहे हैं, उनके आने का प्रबंध कर रहे हैं। कि राम स्वरूप अपने कमरे को सजा रहा है, बेड है उस पर चादर बिछा रहा है, नौकर भी इधर उधर सफाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जब प्रेमा राम स्वरूप से क्या कहती है कि तुमने अपनी बेटी को सिर चढ़ा रखा है, वे तब से रिश्ते वाले की बात सुनिए, तब से मुंह फुलाए बैठी है। तो राम स्वरूप ने अपनी पत्नी प्रेमा से क्या कहा कि जाकर उमा को मनाओ और उसे समझाओ कि जो रिश्ते वाले आएंगे उनके सामने अपनी बीए पास न बताए, वह केवल 10वीं पास ही बताए। लेकिन यहाँ पर प्रेमा ने क्या कहा, प्रेमा ने कहा कि मैं कह सकती हूँ, लेकिन वो मुझे ये यकीन नहीं होता कि वह सच्चाई को छिपाए, वह सच्चाई को नहीं छिपाएगी, वह झूठ नहीं बोलेगी, लेकिन मैं उसे समझा सकती हूँ। लेकिन जब प्रेमा ने उसको उमा को ये कहा कि तुमने उनके सामने बीए पास नहीं बताना है, क्या बताना है, केवल 10वीं पास ही है, लेकिन उमा कुछ नहीं बोली, वह चुपचाप रह गई। तो इधर जब ये चर्चा हो रही थी तब गोपाल प्रसाद और उसका बेटा शंकर आ पधारे, उनका स्वागत किया। राम स्वरूप ने उनका स्वागत किया। स्वागत करने के पश्चात उनकी शादी विवाह के बारे में बातचीतें चल रही थी। गोपाल प्रसाद पेशे से वकील थे, उनका बेटा बीएससी मेडिकल से कर रहा था। लेकिन जब जो गोपाल प्रसाद है वो विवाह को बिजनेस मानता था, उसके बारे में चर्चा ही हो रही थी। बिजनेस मान रहा था क्योंकि जो गोपाल प्रसाद दोहरी नीति का व्यक्ति था, वह लड़कों को पढ़ाने के पक्ष में था और लड़कियों को पढ़ाने के पक्ष में नहीं था। एक प्रकार से लालची आदमी था। जब उसका लड़का मेडिकल बीएससी कर रहा है तो वो क्या है कि ये अपने बेटे की शादी एक कम पढ़ी लिखी लड़की से करना चाहता है, वह धन के लालच में करना चाहता है, वह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहता है। लेकिन ये बातें ही चल रही थी, उसी समय उमा तस्त्र यानी कि थाली में पान रखकर वहां आई। आते ही गोपाल प्रसाद ने लड़कियों की चर्चा करनी बंद कर दी और वह उसे चेहरा ऊपर उठाने के लिए कहा। उमा ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। जब उसने चेहरा ऊपर उठाया तो उसने अपने सामने शंकर को बैठे हुए देखा। गोपाल प्रसाद ने उमा से तरह तरह के सवाल पूछे। तरह तरह के सवाल पूछने पर उसने कहा कि तुम डांस जानती हो। लेकिन उमा ने वहां पर डांस यानी कि गाना भी गाया। उसने गाना एक प्रसिद्ध गाना जो एक प्रभु भक्ति में लीन होकर व्यक्ति गाता है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, ये मीरा का पद उसने मीरा का गीत गाया। तब उसने गाते गाते अपनी नजर को ऊपर उठाया। जब नजर को ऊपर उठाते ही उसने सामने शंकर को देखा। शंकर को देखते ही वह चुप रह गई। अब यहाँ पर चुप रह गई तो वह गोपाल प्रसाद भी एकदम सहम गया कि चुप होने का कारण क्या है। लेकिन जब उमा से तरह तरह के सवाल, बेतुके सवाल किए गए, तब उमा से रहा नहीं गया। उसने गोपाल प्रसाद को कहा कि यहाँ पर कोई कुर्सी नहीं है कि एक फर्नीचर की दुकान पर जाकर मोल भाव किया जाता है।
की कुर्सी कोई उत्तर नहीं देती, उससे नए प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बेतुके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जब उनकी इस बातों को सुनकर गोपाल प्रसाद ने सोचा कि यह कम पढ़ी लिखी नहीं है, वह उसकी शिक्षा के बारे में जान गया। जब उसने दोबारा राम स्वरूप से उसकी शिक्षा के बारे में पूछा तो उससे पहले ही उमा ने झट से जवाब दिया कि हाँ, मैं बीए पास हूँ, मैं 10वीं पास नहीं हूँ, क्योंकि उमा उसके प्रश्नों से तंग आ चुकी थी। तब उसने कहा कि यहाँ पर कोई भेड़ बकरियों को नहीं बेचा जाता कि जिसका मोल भाव किया जाता और ले जाते हैं, जिसकी कीमत को बढ़ा दिया जाता है। हमारी भी कोई इज्जत है जो हमें बार बार इतना अपमानित किया जा रहा है। हमारे भी दिल है जो दिल को दुखाया जा रहा है। तो यहाँ पर राम स्वरूप भी सहम गई कि इन्होंने क्या कहा कि बीए पास अपने आप को बता दिया है। उमा ने कहा कि मैं सच्चाई बता रही हूँ, लेकिन मुझे एक सच्चाई का और भी पता है कि तुम्हारा जो बेटा है शंकर, पूछिए फरवरी के महीने में ये लड़कियों के हॉस्टल के पीछे क्या कर रहा था। इसको पकड़ा गया और इसने माफी मांगी। अपने बेटे से पूछिए। यह देखकर गोपाल प्रसाद का, यह सुनकर गोपाल प्रसाद का मुंह उतर गया, वह चुप रह गया। उसने राम स्वरूप से कहा कि मुझे यह अपमानित करने के लिए बुलाया था। वह अपने आप को इतना अपमानित समझने लगा, वह वहां से उठकर चलने लगा। तो उमा ने कहा, जाइए जाइए और अपने बेटे के बारे में ये जानिए कि इसकी रीढ़ की हड्डी है या नहीं। ये जानिए अपने बेटे के बारे में कि यहाँ पर रीढ़ की हड्डी की तुम्हारे बेटे की कमजोरी क्या है, उसके बारे में जानिए। तो एक दूसरी लड़कियों के पीछे इतना प्रश्न पूछ रहा है, उनके बारे में इतनी ज्यादा गहनता से जान रहा, अपने बेटे के बारे में भी जानिए। तो यहाँ पर उमा ने जो बात स्पष्टवादिता कही है कि उसको दबाया जा रहा था, यहाँ पर उमा दबी नहीं। उमा ने अपने विचारों को खुलकर प्रकट किया, अपनी सच्चाई को उजागर किया कि यहाँ पर कोई भेड़ बकरियों को नहीं बेचा जाता, एक जीवन को चुना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो पात्र हैं राम स्वरूप गोपाल प्रसाद, राम स्वरूप एक अच्छा व्यक्ति है, वह लड़कियों के पढ़ाने के पक्षधर में है, लेकिन जहाँ पर विवाह की बात आई तो उसमें उन्होंने क्या किया है, अपनी बेटी की सच्चाई को दबाया है कि उसने अपनी उसकी शिक्षा, अपनी बेटी को उसने उच्च शिक्षा दिलवाई, लेकिन उसको छिपाने की कोशिश की। यहाँ पर गोपाल प्रसाद एक लालची इंसान है। जब उसने विवाह को बिजनेस बोल दिया तो विवाह को बिजनेस नहीं कहा जा सकता, विवाह को बिजनेस समझ रहा था कि एक व्यापार है, लेकिन एक व्यापार नहीं है, एक जीवन साथी चुनने का समय है। तो उस समय जो जीवन नैया को आगे बढ़ाता है, तो यहाँ पर इसको बिजनेस कहना गोपाल प्रसाद की बिल्कुल गलत बात है, ये हम उचित नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते कि विवाह को हम कभी भी बिजनेस नहीं कह सकते, क्योंकि ये जीवन के दो पहिए हैं, इन्हीं से इस जीवन को आगे बढ़ाया जाता है, इसको हम बिजनेस नहीं कह सकते। यहाँ पर गोपाल प्रसाद की बिल्कुल गलत नीति थी, इसके विचारों से बिल्कुल सहमत नहीं है। फिर उमा एक, अब यहाँ पर प्रश्न क्या था कि समाज को उमा जैसी लड़की की आवश्यकता है, शंकर जैसी लड़की की। तो यहाँ पर समाज को उमा जैसी लड़की की आवश्यकता है जो स्पष्टवादिता है, सच्चाई को उजागर करने वाली है। अगर यहाँ पर वो सच्चाई को उजागर नहीं करती, अगर यहाँ पर दबूपन में रहती, तो इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता था जो उसके पिता को विवाह के नाम पर उसको दबाया जा रहा था। तो यहाँ पर हमें उमा जैसी लड़की की आवश्यकता है। बेटा हमेशा सच्चाई बोले और सच्चाई के पक्षधर में रहे। अगर कोई बात हमारे सामने है, उसकी सच्चाई नहीं है, झूठ बात को हमारे को थोपा जा रहा है, झूठी बात को, लेकिन उस बात के हम समर्थक न बने, उसी की सच्चाई को उजागर करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य क्या है कि समाज के अंदर जो विवाह के समय लड़कियों को दबाया जा रहा है, उस समस्या को उजागर किया गया है, और पिता को विवाह के समय जो दबूपन रहकर कार्य किया जा रहा है, उस समस्या को भी उजागर किया गया है। और महिलाएं जो नारी है, उसकी इच्छाओं को, उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह किया जाता है, उसकी जो समस्या उसको समझा नहीं जाता, उस समस्या को भी उजागर किया है। तो यहाँ बेटा इस एकांकी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी सच्चाई के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए, कभी भी
हमें झूठ या फरेब की जिंदगी नहीं जीनी चाहिए और न ही हमें कभी भी लालच करना चाहिए। जैसे गोपाल प्रसाद लालच में आकर ऐसा कर रहा था और राम स्वरूप को दबाया जा रहा था। वो सोचता था कि इसी लड़के के साथ मेरे लड़के की शादी हो जाए। तो यहाँ पर एक विवाह की समस्या को उजागर किया गया कि विवाह के समय पिता की क्या समस्या, उसको कैसे दबाया जा रहा है और इसका फायदा कौन उठा रहा था? गोपाल प्रसाद उसका नाजायज फायदा उठा रहा था। कि जब उमा ने अपने विचारों को प्रकट किया तब गोपाल प्रसाद की आंखें खुली। अब यहाँ पर जो शंकर और कैसे चरित्र, शंकर एक चरित्रहीन लड़का था, वह पढ़ाई कम करता था और लड़कियों के पीछे ही घूमता रहता था। तो यहाँ पर जो रीढ़ की हड्डी नहीं है, तो यहाँ पर उसकी शंकर की एक चरित्रहीनता का भी की समस्या को भी उजागर किया गया कि वो चरित्रहीन था। रीढ़ की हड्डी न होने का कारण थी उसकी एक कमजोरी थी कि वह सीधा खड़ा होकर नहीं चल सकता था, यानी कि वह समाज में नजर मिलाकर नहीं चल सकता था। उमा को उसके बारे में सभी बातों का ज्ञान था, इसलिए उसने शंकर की सभी समस्याओं को उजागर किया। धन्यवाद।